साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो हम लोग जो है इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ इन इंडिया, ये जो सब्जेक्ट्स है आपका, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मॉड्यूल 1 जो है पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आज का टॉपिक है इशूज़ रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी डिबेट एंड इनइक्वालिटी, नेचर, पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला पॉइंट है अर्बनाइजेशन एंड पॉवर्टी। अर्बनाइजेशन जो है ये लीड करता है बोथ पॉजिटिव और निगेटिव इफ़ेक्ट ऑन पॉवर्टी। पॉवर्टी पे निगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट को जो है लीड करता है। वाइल अर्बन एरियाज कैन प्रोवाइड opportunities for economic growth, job creations, improved living standards, they can also exacerbate poverty, है ना। poverty को जो है वो क्या करता है, exacerbate करता है। रैपिड जो अर्बनाइजेशन होता है वो जनरली ग्रोथ में लीड करता है हमारा इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, इनएडिक्वेट हाउसिंग, insufficient access to basic services and increase economic disparities। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जितना जल्दी अर्बनाइजेशन आपका कंप्लीट होता है ना, रैपिड अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उसमें जो है इनफॉर्मल सेटलमेंट जो है देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो है इनएडिक्वेट हाउसिंग देखने को मिलता है। जो बेसिक सर्विसेज का एसेसिबिलिटी होती है उसमें भी इनसफिशिएंट होता है, और हमारा जो इनकम होता है उसमें डिसपार्टीज का क्या होता है, इंक्रीज होता है। बात किया जाए एड्रेसिंग अर्बन पॉवर्टी की, तो ये रिक्वायर करता है इफ़ेक्टिव अर्बन प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सर्विसेज। जो अर्बन पॉवर्टी होता है वो रिक्वायर्ड होता है इफ़ेक्टिव अर्बन प्लानिंग। अगर इफ़ेक्टिव अर्बन प्लानिंग है तो जो अर्बन पॉवर्टी है उसको क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सर्विसेज, इंक्लूसिव पॉलिसीज़, है ना। कुछ पॉलिसीज़ जो है हमें लगाने होंगे ताकि इक्विटेबल एक्सेस हो सके हमारा जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसका, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, ग्रैब कर सके। दूसरा है आपका स्पेशल इनइक्वालिटी। अर्बनाइजेशन कैन कंट्रीब्यूट टू स्पेशल इनइक्वालिटी। स्पेशल इनइक्वालिटी होता है जहाँ पे सर्टेन एरिया होता है विद इन अ सिटी और एक रीजन एक्सपीरियंस हायर लेवल ऑफ पॉवर्टी, जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गरीबी जो है देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ लिमिटेड सर्विस जो होता है वो हमें मिलता है उस जगह पे, जिसके कारण से ये जो इनइक्वालिटी हमें मैनिफेस्टेड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ स्लम और मार्जिनलाइज्ड और नाइबरहुड्स एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, रिड्यूस एक्सेस टू हेल्थ केयर, है ना। ये सारी चीज़ें में हेल्थ केयर का सही फैसिलिटी नहीं मिलना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कमी आना, एजुकेशंस की कमी होना। अब ऑब्वियसली भाई जो वेल एजुकेटेड रहेगा वो व्यक्ति और जो बस थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ रहेगा वो व्यक्ति, दोनों में डिफरेंस आएगा। जैसे आप अपना कंपैरिजन अपने दोस्त के साथ कर सकते हो, आप भी पढ़ रहे हो, आपका दोस्त भी पढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपका दोस्त कुछ पैसा कमा रहा हो लेकिन आप कुछ नहीं कमा रहे हो, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैं बेसिक लेवल पे बताया, आपके कंपैरिजन के साथ मैंने बताया, है ना। लेकिन आपको हायर लेवल पे, ये नेशनल लेवल पे भी जो है आपको क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। कई बार आप वीडियोस वगैरह में देखते होंगे या न्यूज़ वगैरह में कि मुंबई के कंपैरिजन में बिहार जो है इतना गरीब है ना। तो ये क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि एक कंपैरिजन जो है यहाँ पे किया जा रहा है कि वहाँ पे इस तरीके की सर्विसेज फैसिलिटीज़ वगैरह जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन उस तरीके का फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे जो है बिहार में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इनकम इक्वालिटी, ऑब्वियसली कई बार क्या है, लोग जॉब तो एक ही करते हैं
मान लो कि कोई व्यक्ति एक कंपनी का CEO है ना, कहाँ पे है तो मुंबई में है। अब कोई अनदर कंपनी का CEO है, या मान कर चलो उसी कंपनी का एक अलग ब्रांच है जहाँ का CEO अलग है, लेकिन वो जो आपका CEO का जो पोस्ट बनाया है गया है, एक मुंबई में है और एक जो है पटना में है। तो जो CEO मुंबई में रह रहा है उसका पेमेंट और जो पटना में रह रहा है उसका पेमेंट, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क रहेगा। तो ऑब्वियसली जब पेमेंट इनकम दोनों का अलग अलग रहेगा तो इनइक्वालिटीज़ तो जनरेट होंगी ही, चाहे वो कैसा भी सिटी क्यों ना हो, है ना। सिटी अगर बड़ा है और वहाँ पे कम पैसा मिल रहा है तो इनइक्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं ताकि जो फेयर वेजेस हैं वो प्रोवाइड किया जा सके, किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो सके। इन चीज़ों को जो है यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। अब बात करें नेचर्स की, तो यहाँ पे अर्बन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है। अर्बनाइजेशन प्लेसेस जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशराइज्ड कर देता है कि भाई जल्दी जल्दी वो रिसोर्सेज लाओ। क्यों? क्योंकि गांव से सब तो आ गया शहर में। जब गांव से सब शहर में आ गया है तो गांव में तो खाली हो गया, अब बच गया शहर में अब ज़बरदस्ती लोगों को भरा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, जो सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग है उसको करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो वो हमारा इन्वायरमेंट पे क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा, और जब इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालेगा तो हमारा हेल्थ प्रॉब्लम होगा। तो आप समझ ही सकते हो कि क्या हो सकता है हमारे साथ। अर्बन ग्रीन स्पेसेस, द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन स्पेसेस विद इन सिटीज हैज़ न्यूमरस बेनिफिट। कई सारे बेनिफिट्स हैं फॉर बोथ ह्यूमन वेल बीइंग एंड इन्वायरमेंट के लिए। अर्बन पार्किंग, गार्डनिंग, ग्रीन रूफ कंट्रीब्यूट to improve air quality, reduce urban heat island effect, enhance mental health and recreational opportunities। ये सभी चीज़ें जो है आपका यहाँ पे आता है। अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज शुड प्रायोरिटाइज द क्रिएशंस एंड preservations of green spaces, ensuring that all resides have access to nature within their urban environments। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका यहाँ पे चीज़ें जो है पॉलिसीज़ अगर अच्छे से बनाकर हम किसी भी अर्बन एरिया को अगर मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, तो हमारा जो है वहाँ से जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा था वो नहीं हमें देखने को मिलेगा। जो क्राउडिंग वगैरह हो रहा है उससे भी जो हम लोग क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं, यानी छुटकारा पा सकते हैं। पॉलिसीज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इंटीग्रेशन, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जो कि एसोसिएट होता है अर्बनाइजेशन के साथ, तो उसको जो है एड्रेस करते हैं। वो पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और नेचर को जो है को एड्रेस करते हैं ताकि हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड पॉलिसी अप्रोच को क्या कर सके, रिक्वायर कर सके, है ना, प्राप्त कर सके। जो भी पॉलिसीज़ होते हैं उसको कंसीडर किया जाता है इस तरीके से ताकि इंटरडिपेंडेंसीज जो है बिटवीन इशूज़ और एम के बीच में वो सिनर्जिस्टिक सॉल्यूशंस के साथ उसको क्या किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो यहाँ पे आपका है अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज़ शुड सिमुल्टेनियसली एड्रेस हाउसिंग, एफोर्डेबिलिटी, एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इंक्लूजन जो है आपका इसके अंतर्गत एग्जाम्पल जो है अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज़ के अंतर्गत जो है आता है। स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, सक्सेसफुल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर करता है एक्टिव
एक्टिव इंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर, कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिसके साथ जो है सक्सेसफुली जो पॉलिसीज़ होते हैं उसको एक्टिव तौर पे क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट जो है एजेंसीज हो या लोकल कम्युनिटीज़ हो या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई प्राइवेट सेक्टर हो, वो इंक्लूड कर सके। इन्वॉल्व ऑल रेलिवेंट एक्टर्स फ्रॉम द प्लानिंग स्टेज to implementation and evaluation helps ensure that policies are responsive to local needs, है ना। वो रिस्पॉन्सिव होता है लोकल नीड्स के लिए जो है एक पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन हर एक स्टेजेस पे किया जाता है अलग अलग नीड्स के अनुसार, जो भी कंसर्न किए हैं उसके अनुसार, जो भी प्रायोरिटीज़ हमारी है उसके अनुसार। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। रेगुलर हमें मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करना पड़ता है जो भी पॉलिसीज़ हमने अप्लाई किया है, क्योंकि अगर पॉलिसीज़ लगा दिए और उसका आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, उसको इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं चेक कर रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ आपने डाला है, लगाया है, क्या वो पॉलिसीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसको हटाइए, वैसे पॉलिसीज़ को चेंज कीजिए, ऐसा कीजिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके समाज के लिए बेनिफिशियल हो, है ना, ताकि हम लोग जो है इंटरवेंशंस और जो भी एडजस्टमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से एसेस कर सके। दिस इंक्लूड्स ट्रैकिंग इंडिकेटर्स रिलेटेड टू पॉवर्टी रिडक्शन, इनइक्वालिटी, environmental sustainability and overall well-being of urban populations. Evidence based policy making and data driven decision making can lead to more informed and impactful interventions. जो भी impactful interventions हो या जो भी डिसीजन मेकिंग हो या पॉलिसीज़ मेकिंग हो, वो सारी चीज़ें एक डाटा पे बेस्ड होना चाहिए और वो पॉलिसीज़ को रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना होगा, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशंस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आर नॉट लिमिटेड टू इंडिविजुअल सिटीज़ और कंट्री। सिर्फ इंडिविजुअल सिटी और कंट्री के लिए ही लिमिटेड नहीं होता है। ग्लोबल कॉरपोरेशंस एंड नॉलेज शेयरिंग आर क्रूशियल टू एड्रेस द इशूज़ इफ़ेक्टिवली। जो भी इशूज़ हुए हैं उसको इफ़ेक्टिवली एड्रेस करने के लिए कई सारे चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, ये सारे भी जो है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रमोट करने का काम करता है। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है एमंग नेशन टू टैकल अर्बन चैलेंजेस ऑन बॉर्डर स्केल, है ना। ब्रॉडर स्केल पे, बड़े स्केल पे क्या किया जा सके, हमारा अर्बन स्केल को क्या किया जा सके, अर्बन को बेटर बनाया जा सके, चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके। इन चीज़ों को जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, नेचर, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अनएम्प्लॉयमेंट वैसा सिचुएशंस होता है जब कोई एक इंडिविजुअल जो काम तो कर सकता है या करना चाहता है लेकिन उसे कोई काम या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है। इट इज़ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ दैट अफेक्ट इंडिविजुअल, फैमिलीज़ और ओवरऑल इकोनॉमिक को क्या करता है, अफेक्ट करता है। किसी फैमिली को अफेक्ट करता है या किसी इंडिविजुअल को भी अफेक्ट करता है। द काउजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डाइवर्स इंक्लूडिंग फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, मिसमैच स्किल्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडस्ट्री। इन सभी के कारण से अनएम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होता है या इन सभी फैक्टर्स पे क्या कह सकते हो कि डिपेंड करता है। मेनी कंट्रीज लाइक इंडिया
इंडिया में जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, और उसमें कई सारे पॉलिसीज़ वगैरह भी जो है बनाए गए हैं। इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट की बात किया जाए तो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है फोकस करता है ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेटर बनाया जा सके अकॉर्डिंग टू स्किल ओरिएंटेड। और जब स्किल ओरिएंटेड बनाया जाएगा तो मार्केट में जब कोई जॉब करने जाएगा तो उसको आसानी से जो है जॉब मिल सके, उसको लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, पार्टनरशिप्स विद इंडस्ट्रीज टू अलाइन एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट नीड्स, इस तरीके के कई सारे प्रोग्राम वगैरह जो है चलाए जाते हैं। लेबर मार्केट रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट जो है अंडरटेक लेबर मार्केट रिफॉर्म्स ताकि इन्हेंस किया जा सके हमारा फ्लैक्सिबिलिटी और क्रिएट किया जाए फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर जॉब क्रिएशन के लिए, है ना। फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके किसके लिए, जॉब क्रिएशन के लिए। दीज रिफॉर्म्स में इंक्लूड लेबर लॉ रिफॉर्म्स, easy regulations on hiring and firing, encouraging entrepreneurship and small business development, इन सभी को क्या करना, प्रमोट करना, एक अच्छे तरीके से जो है रेगुलेट करना, एक तरीके से पॉलिसीज़ जो भी बनाए जा रहे हैं उन सभी पॉलिसीज़ को क्या किया जा सके, प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ताकि स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है क्रिएट हो सके, बन सके। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स नॉट ओनली प्रोवाइड इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द लॉन्ग रन, है ना। लंबे समय तक जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है और इन्वेस्टर को बोलता है कि आइए आप हम में इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना % जो है बेनिफिट मिलेगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करता है इन्वेस्टमेंट, प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़, इन सभी में जो है गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज़ लाती है और उसके अनुसार जो है उसको रेगुलेट करता है ताकि एक जो सब्सिडीज़ है, टैक्स इंसेंटिव्स है या अदर जो भी सपोर्ट्स होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए वो जो है देता है, ताकि इंडस्ट्री जैसे ही सेटअप होगा तो ऑब्वियसली उस सिटीज़ के लिए, उस राज्य के लिए और अपना देश के लिए बेनिफिशियल जो है हमारा होगा, उसका इकोनॉमिक जो है बेटर होगा। आपका यहाँ पे आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी जो है चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जॉब क्रिएशंस आपका बेटर तरीके से हो सके, आप सेल्फ हेल्प बन सके, आप जो है अपना जॉब खुद बनाएं, आप दूसरों को जॉब दें, इस तरीके का जो है आपको काम करना होगा। तो देखो ये सब्जेक्ट भले ही आपको इकोनॉमिक्स है लेकिन ये आपका लाइफ से रिलेटेड है या आपका इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है, ओके। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा गोल बट्टा सन्नाटा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो है लिबरलाइज होता है FDI पॉलिसीज़ पे ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने देश में आए और अपने बिजनेसेस को वो क्या कर सके, इस्टेब्लिश कर सके ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो, क्रिएट हो सके। ये जो क्रिएट किया जाता है आपका फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये सारी चीज़ें जो है हमारा ताकि मतलब दूसरे देश से आए, अपने देश में कंपनी बनाए और वहाँ से हमारे देश के जो एम्प्लॉय हैं वो उसमें काम करे, है ना। और टैक्स जो है वो तो टैक्स देगा ही, तो कई सारी चीज़ें जो है लिबरलाइज भी किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर आएँ या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारा यहाँ पे हो सके।
पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूड, यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है डिक्लाइन करता है हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट को और ग्रोथ को। सोशल कंसिक्वेंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट जो है अगर रहेगा तो पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सोशल अनरेस्ट, ये सारे जो है जनरेट होंगे। साथ ही साथ हमारा साइकोलॉजिकल और हेल्थ इश्यूज भी जो है हमारा जिन इश्यूज क्रिएट होता है फॉर इंडिविजुअल फैमिलीज डैट एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्किल गैप्स जो है मिस मैच स्किल्स अगर आपके पास है, मान लो कि आप जो है सिविल इंजीनियरिंग से जो है बीटेक किए हो और डिप्लोमा भी जो है सिविल इंजीनियरिंग से किए हो, सपोज डैट अब आपको जो है जॉब मिल रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो भाई आपका जो स्किल्स है उस स्किल्स के अनुसार तो आपको जॉब नहीं ना मिल रहा है, तो उसमें भी जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है देखने को मिलता है। या फिर कई बार होता है कि आपके पास वो स्किल्स नहीं है जो गवर्नमेंट को चाहिए या जिस किसी कंपनी को चाहिए, तो वो भी आपका होता है। रीजनल डिस्पार्टीज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो है अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स विद इन कंट्री, गवर्नमेंट नीड एड्रेस रीजनल डिसपार्टीज बाय इम्प्लीमेंटिंग टारगेटेड पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट, ताकि स्टिमुलेट जॉब क्रिएट किया जा सके अंडर डेवलप्ड एरिया में, है ना, डेवलप्ड एरिया में किया जा सके। और आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो पॉलिसीज़ का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खोज कर निकालो और जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इंडस्ट्रीज, फोस्टरिंग इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी एडाप्टेशंस और इंश्योरिंग सोशल इंक्लूसिविटी, इन सभी चीज़ों में क्या कर सके, इंक्लूड कर सके, ताकि पॉलिसीज़ अच्छे से अगर रहेगा बना हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी पॉइंट्स में आपको डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।